हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मुंबई ब्रिज पर मीठी जतिन की गाड़ी से बाहर निकल चुकी थी। शांतनु और जतिन दोनों उसके पीछे पीछे भाग रहे थे और मीठी कभी पीछे पलट कर उन दोनों की तरफ देखती और कभी आगे की तरफ देखते हुए भागने लगती। जिस स्पीड में वो भाग रही थी उसके पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, लेकिन वो एक पल के लिए भी नहीं रुक रही थी। जतिन और शांतनु दोनों ने भी अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ की हुई थी, लेकिन वो मीठी को पकड़ नहीं पा रहे थे। पर अब धीरे धीरे मीठी हिम्मत हारने लगी थी। तभी शांतनु और जतिन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और शांतनु तुरंत पीछे की तरफ गया और जाकर गाड़ी में बैठ गया। उसने तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी वापस घुमाकर मीठी की तरफ बढ़ा दी, क्योंकि दोनों उसे पैदल पकड़कर वापस गाड़ी के पास नहीं ला सकते थे। उन्हें गाड़ी की ज़रूरत थी। जतिन अभी भी मीठी के पीछे भाग रहा था और अब वो उसके पास पहुंचने वाला था। मीठी ने पलटकर उसकी तरफ देखा और उसे अपने इतने करीब देखकर उसकी सांस हलक में अटकने लगी थी। तभी उसकी नज़र शांतनु पर गई, जो गाड़ी में बैठकर उसके बिल्कुल करीब आ चुका था और अपनी गाड़ी वापस मोड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ ब्रिज के किनारे पर अरनाथ की गाड़ी पहुंच चुकी थी और वो बस मीठी से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन मीठी इस वक्त हद से ज़्यादा घबरा उठी थी। उसकी नज़र जतिन पर जाती और दूसरी शांतु पर। उन दोनों को अपने इतना पास देखकर उसकी सारी हिम्मत टूट चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो दोनों किसी भी पल उसके पास आने वाले थे। शांतनु ने गाड़ी की ब्रेक लगाई और तुरंत मीठी की तरफ बढ़ गया। जतिन भी कुछ ही कदम दूर था। मीठी ने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां पर ब्रिज का किनारा था और नीचे गहरा समुद्र। उसकी आंखों के सामने अरनाथ के साथ बिताया हुआ हर एक पल चल रहा था। उसका और अरनाथ का प्यार जो मुकम्मल तो हुआ, लेकिन शायद उसके हिस्से में वक्त नहीं था। उन दोनों में इश्क तो था, लेकिन शायद किस्मत नहीं थी। मोहब्बत तो थी, लेकिन शायद दोनों के बीच थोड़ा यकीन की कमी रह गई। पर सब कुछ अधूरा होकर भी जैसे मीठी को पूरा लग रहा था। अरनाथ का हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा, उसका वो मीठी को प्यार करना, वो सब याद कर उसकी आंखों के किनारों से आंसू बहते रहे और वो अपने कदम अब उस ब्रिज के किनारे पर लेकर जाने लगी। उसे वहां जाते देख जतिन और शांतनु दोनों की आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने तुरंत अपने कदम मीठी की तरफ बढ़ाए और मीठी एकदम से पलट गई और अगले ही पल वो ब्रिज के किनारे पर अपने पैर रखकर ऊपर की तरफ हो गई। जतिन तुरंत चिल्लाते हुए बोला, खबरदार, अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ सोचा। मीठी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। अगर तुमने यहाँ से कूदने का सोचा भी ना, तो मैं ऐसा हाल करूँगा कि तुम ना जी पाओगी ना मर पाओगी। तुम्हें तो मैं कोठे पर बेच कर ही रहूँगा और ऐसी हालत करूँगा तुम्हारी कि तुम्हें इस जतिन से पंगा लेने पर बहुत पछतावा होगा। मीठी ने कुछ नहीं कहा। वो बस जतिन और शांतनु की तरफ देख रही थी। जतिन और शांतनु दोनों के कदम रुके हुए थे, लेकिन अब जतिन ने हल्का सा अपना कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही वो मीठी को हाथ लगाने को हुआ, मीठी ने अपना एक कदम और ऊपर की तरफ कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अरनाथ, जो सामने की तरफ से आ रहा था, वो मीठी से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन उसे मीठी साफ दिखाई दे रही थी। वो जोर से चिल्लाया। उसने जोर से हॉर्न बजाया। वो गाड़ी से बाहर भी नहीं निकल सकता था। जितनी स्पीड वो गाड़ी की कर सकता था वो कर चुका था, लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी की ब्रेक बिल्कुल मीठी के सामने आकर लगी, अगले ही पल जैसे उसका सब कुछ छूट गया। मीठी उस ब्रिज के ऊपर से कूद चुकी थी। नीचे की तरफ से जोरों से एक आवाज़ आई और अगले ही पल जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। जतिन और शांतनु दोनों उस ब्रिज के किनारे पर बढ़ चुके थे। अरनाथ अपनी गाड़ी में बैठा सामने की तरफ देख रहा था, जहां पर सिर्फ शांतनु और जतिन थे। उसके जिस्म से जैसे उसकी जान निकल चुकी थी। अरनाथ की गाड़ी के पीछे पीछे लगी हुई पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी थी और उनकी नज़र जैसे ही जतिन और शांतनु पर गई,
वो तुरंत उनकी तरफ भागे। जतिन और शांतनु ने जैसे ही हरनाथ और पुलिस की तरफ देखा, वो तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ भागने को हुए, लेकिन पुलिस ने उन दोनों को अपने काबू में ले लिया। पुलिस ने मीठी को ब्रिज से गिरते हुए नहीं देखा था। कांस्टेबल और बाकी की टीम जतिन और शांतनु से सवाल कर रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर की नज़र हरनाथ पर थी, जो यहाँ आने के बावजूद भी अभी तक अपनी गाड़ी में बैठा था। तभी अचानक से ही जैसे उसे होश आया और वो तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर ब्रिज की तरफ भागा। उसने जैसे ही रेलिंग पर अपना पैर रखा और किनारे से कूदने को हुआ, इंस्पेक्टर ने तुरंत उसे पीछे की तरफ खींचा और अगले ही पल कांस्टेबल ने आकर अरनाथ को घेर लिया। इंस्पेक्टर अरनाथ की तरफ देखकर बोला, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर ठाकुर? आप ब्रिज से क्यों कूद रहे हैं? अरनाथ नम आंखों से ब्रिज की तरफ देखते हुए बोला, मीठी मीठी मेरी मेरी मीठी ब्रिज ब्रिज से कूद गई है। मुझे मुझे मेरी मीठी मीठी के पास जाना। ये बोलते हुए उसने जोर से उन सभी कांस्टेबल और इंस्पेक्टर को धक्का मारा, तो वो सब लड़खड़ाकर पीछे की तरफ हो गए। अरनाथ अगले ही पल वापस रेलिंग पर चढ़ा और तुरंत से ब्रिज के किनारे पर अपने पैर रखकर समुंदर के अंदर कूद गया। पानी में जोरों से लहर उठी और अगले ही पल सब शांत हो गया। पुलिस वाले सब हैरान रह गए और जतिन और शांतनु की भी आंखें बड़ी हो चुकी थी। बेशक से अरनाथ भले ही पानी में कूद चुका था, लेकिन वो इतना ज़रूर जानते थे कि मीठी को ढूंढ पाना उसके लिए क्या किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, और अब उन दोनों को भी दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। वहीं दूसरी तरफ अक्सर और प्याली दोनों अपने रूम में थे और किट्टू बेड पर आराम से सोया हुआ था। अक्सर आईने के सामने खड़ा ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और प्याली उसकी तरफ देख रही थी। वो अक्सर से कुछ बात करना चाहती थी। वह उसे काव्यांजलि के बारे में कुछ बोलना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अब किट्टू के लिए कोई भी केयर टेकर या फिर नैनी रखी जाए। वो किट्टू को खुद संभालना चाहती थी। भले एक माँ से बढ़कर एक बच्चे के लिए कौन ही हो सकता है। वहीं अक्सर बार बार आईने में से उसे देख रहा था। प्याली के एक्सप्रेशन देखकर वो इतना तो समझ चुका था कि प्याली उससे कुछ बोलना चाहती है। वो प्याली के पास आया और बोला, बताओ क्या कहना चाहती हो? प्याली मुस्कुराते हुए बोली, इतना जानते हैं आप मुझे? अक्सर भी मुस्कुराया और बोला, जितना तुम इमेजिन कर सको उससे भी ज़्यादा। उसकी बात सुनकर अब प्याली हंसने लगी। वो खड़ी हुई और अक्सर के सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, मुझे आपसे काव्यांजलि के बारे में बात करनी थी। अक्सर ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोला, क्या क्या बात करनी थी काव्यांजलि के बारे में? प्याली बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते हुए बोली, मैं वो ये बोलना चाहती थी कि क्या हम काव्यांजलि को इस जॉब से हटा दें? मैं हूं ना किट्टू के पास, तो हम हर वक्त होते ही हैं, तो हमें किसी नैनी की क्या ही ज़रूरत है? अक्सर मुस्कुराया और बोला, बस इतनी सी बात? प्याली को समझ नहीं आया कि अब अक्सर उसे क्या ही जवाब देगा। तभी अक्सर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ ले गया। प्याली हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वहीं काव्यांजलि जो वहीं सोफे पर बैठी अपनी ग्रीन टी इंजॉय कर रही थी, अक्सर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। काव्यांजलि तुरंत अपनी जगह से उठने लगी। अक्सर जल्दी से बोला, कोई बात नहीं, ग्रीन टी एंजॉय कर लो अपनी। मैं तुमसे सिर्फ यही कहने आया था कि आज से तुम्हारी ये जॉब खत्म होती है। उसकी बात सुनकर काव्यांजलि के होश उड़ गए। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, लेकिन सर मेरी गलती क्या है? मैंने तो किट्टू का ख्याल अच्छे से रखा है ना। तो फिर आप मुझे जब जॉब से क्यों निकाल रहे हैं? प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अक्सर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, लेकिन सॉरी, हमें फ़िलहाल तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कभी ज़रूरत हुई तो ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, लेकिन अपने लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो जानबूझकर आग लगाएं। आई होप अब मुझे तुमसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। ये बोलकर उसने अपने टेबल की ड्रॉअर को खोला और उसमें से एक चेक बुक निकाली, जिसमें उसने ब्लैंक चेक ही निकाल कर काव्यांजलि की तरफ बढ़ाया और बोला, अपने काम के हिसाब से अपनी अमाउंट खुद भर लेना और ये ग्रीन टी पी कर ही जाना।
काव्यांजलि उसकी बात सुनकर बस उसकी तरफ देखते ही रह गई और प्याली के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। अक्सर के साथ वो वापस अपने रूम की तरफ आ गई और उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी। वहीं अक्सर भी उसके करीब हुआ और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, और कहिए हुक्म रानी साहिबा। उसके मुंह से रानी साहिबा सुनकर प्याली मुंह बनाते हुए बोली, जितना तड़पाया ना आपने, मुझे इतने से नहीं मानने वाली मैं। अक्सर ने अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखा और बोला, ओह रियली, रहने दो, तुम हाथ भी लगाता हूं ना तुम्हें तो तुम फूल की तरह खिल जाती हो। तुम्हारे ये चेहरे की मुस्कुराहट ही बताती है कि तुम बेशक से मुझसे जितना मर्जी नाराज हो जाओ, लेकिन जब तुम्हें प्यार भर से एक नज़र देख लूं तो तुम फिदा हो जाती हो मुझ पर, मेरे सीने में सिमटने के लिए बेताब हो जाती हो। उसकी बात सुनकर प्याली के दिल में तितलियां उड़ने लगी थी और वो सचमुच अक्सर से दूर नहीं रह पा रही थी। वो तुरंत उसके सीने से लग गई। अक्सर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मन तो बहुत कर रहा है कि तुम्हें बहुत सारा प्यार करूं। कल रात भी मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया। तुम सोच भी नहीं सकती कितना बेसब्र हो रहा हूं मैं। उसकी बातें सुनकर प्याली और भी ज़्यादा उसके सीने में सिमटने लगी तो अक्सर ने उसे खुद से थोड़ा अलग किया और बोला, रात को तैयार रहना, आज मैं अपनी सारी बेसब्री दूर करने वाला हूँ। प्याली ने पलट कर किट्टू की तरफ देखा तो अक्सर हंसा और बोला, आज रात हम शेखावत मैंशन जाने वाले हैं। उसकी बात सुनकर प्याली के चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल गए। शेखावत मैंशन का सोचकर ही उसे डर लगने लगा था कि अगर कहीं शेखावत मैंशन के लोगों ने किट्टू को एक्सेप्ट नहीं किया तो। उसके एक्सप्रेशंस देखकर अक्सर ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, डोंट वरी, किसी को किट्टू से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो हमारा बच्चा है, तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का। अक्सर की बात सुनकर अब प्याली की आंखों में नमी तैर गई थी। जितना अक्सर का गुस्सा खतरनाक था उतना ही उसका प्यार दिल को सुकून देने वाला था। वहीं दूसरी तरफ आरजू इस वक्त अपने कमरे में थी और सोच रही थी कि वो अहान से कैसे बात करे। अहान तो घर आने वाला नहीं था, इसलिए उसी ने शेखावत फार्म हाउस जाने का सोचा और बाहर आकर पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी में बैठी और शेखावत फार्म हाउस के लिए निकल गई। शेखावत फार्म हाउस में आरजू की गाड़ी फार्म हाउस के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ आई। अंदर आते ही उसे अंधेरा दिखाई दिया क्योंकि रात हो चुकी थी, तो पॉसिबिलिटी तो यही थी कि वहाँ पर कोई भी सर्वेंट ना हो, क्योंकि रात होते ही सारे सर्वेंट क्वार्टर में चले जाते थे। आरजू ने वहाँ पर लाइट ऑन की और उसकी नज़र सामने रूम की तरफ गई जो कि अहान का रूम था। वो उस रूम में आई तो देखा वहाँ पर शराब की तेज़ स्मेल आ रही थी। उस रूम की भी लाइट बंद थी, लेकिन वहाँ पर हल्की सी एक चिंगारी नज़र आ रही थी जो आरजू समझ चुकी थी कि सिगरेट की है। उसने तुरंत उस रूम की लाइट ऑन की तो सोफे पर बैठे अहान की आंखें अचानक से कसकर बंद हो गईं। वो काफ़ी वक्त से अंधेरे में बैठा था तो उसकी आंखें चौंधिया गई थी। आरजू उसे उस हालत में देखकर हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अहान अपनी ऐसी हालत भी कर सकता है। वो तुरंत उसके पास आई और उसे देखते हुए बोली, ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी अहान? ये सब क्या है? ये वाइन और ये इतनी सारी खाली बोतल, ये इतनी जली हुई सिगरेट, आखिर ये सब क्या कर रहे हो तुम? अहान ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और बोला, मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं, इससे आपको क्या मतलब है मिसेस शेखावत? आरजू गुस्से से बोली, व्हाट डू यू मीन बाय मुझे इन सब से क्या मतलब है? तुम बेटे हो मेरे अहान और मुझे तुम्हारी हर एक चीज़ से मतलब है। अहान तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ, लेकिन वो एक कदम भी आरजू की तरफ बढ़ा था उससे पहले ही उसके कदम लड़खड़ा गए। आरजू ने जल्दी से आकर उसे संभाला और उसे सोफे पर बिठाया। अहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मुझसे तो आपको कोई लेना देना ही नहीं है मिसेस शेखावत। अगर आपको मुझसे प्यार होता, मैं सच में आपका बेटा होता,
तो आप मुझे हेवन के लिए थप्पड़ नहीं लगाती। आपको उसकी गलती दिखाई नहीं देती। आपको हमेशा मेरी गलती दिखाई देती है। क्या कहा था आपने मुझे कि ये शादी मुझे माननी पड़ेगी, जन्नत के साथ मैं खुश रहूँगा। लेकिन कहाँ है मेरी खुशियाँ मिसेस शेखावत? मुझे बताइए मेरी खुशियाँ कहाँ है? आपको पता है जन्नत के साथ शादी करने के बाद मैंने हर एक चीज़ भूलने की कोशिश की। मैं अमानत से प्यार करता था, मैंने उसे भुला दिया। मैं जन्नत से नफरत करता था, मैंने वो नफरत भुला दी। मैं जन्नत के करीब आया, उसे प्यार देने की कोशिश की, लेकिन उसने उसने क्या किया? उसने हमेशा मुझे धोखा दिया है। हमेशा मुझसे झूठ बोलती है, हमेशा मुझसे दूर भागती है, मुझसे झूठ बोलती है। आरजू तुरंत नीचे जमीन पर बैठी और आहान के गालों को अपने हाथों में कसकर थामते हुए बोली, ऐसा नहीं है आहान, जन्नत सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। वो तुमसे झूठ नहीं बोल रही है, बस तुमसे डर रही है। आहान ने उसके हाथों को दूर झटकाया और बोला, कैसा डर मिसेस शेखावत? मुझे बताइए कैसा डर? अगर वो मुझसे प्यार करती है तो मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए ना, ना कि मुझसे डरना चाहिए। अगर उसे मुझसे इतना ही डर लगता था तो उसने मुझसे शादी ही क्यों की? फिर मुझसे डरती रहती। मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी? ना उसने अमानत को मेरी ज़िंदगी में आने दिया और ना ही वो मेरे साथ रहना चाहती है। उसका तो पूरा ध्यान या तो ठाकुर मैंशन में रहता है या फिर मुझसे दूर रहने में। वो कभी मेरे करीब आने की कोशिश तो करती ही नहीं। उसकी बातें सुनते हुए आरजू को भी उसकी तकलीफ महसूस हो रही थी। वो तुरंत बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हान, प्लीज़ मुझ पर यकीन करो। वो सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम नहीं समझा पा रहे हो उसे। प्लीज़ उसे समझने की कोशिश करो। इस बार आहान चिल्लाकर बोला, हर बार मैं ही कोशिश क्यों करूं स्नोफ्लेक? हर बार मैं ही कोशिश क्यों करूं? कोई मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? देखिए, अगर आपको अभी उसके बारे में बात करनी है ना, तो प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। ना मुझे उसके बारे में बात करनी है और ना ही मुझे उससे बात करनी है। आरजू उसे चिल्लाते हुए देख हैरान रह गई। वो समझ चुकी थी कि अभी इसी वक्त आहान इतना ज़्यादा ड्रंक है कि वो उसकी बात समझेगा ही नहीं। उसकी आंखें ही बता रही थी कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, वो अपने होश में नहीं है। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, लेकिन पहले तुम बेड पर चलो, जाकर आराम से सो जाओ। हम कल सुबह बात कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ तुम ये पीना बंद करो। आहान तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। आप यहाँ से चली जाइए मिसेस शेखावत, वरना फिर आप मुझसे कहेंगी कि मैं बदतमीज़ हूँ। एक बार फिर से आपको अपनी जन्नत को सही प्रूव करने का बहाना मिल जाएगा और आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगी। उसकी बात सुनकर अब आरजू कुछ बोल ही नहीं पाई। वो तुरंत उस रूम से बाहर की तरफ जाने लगी। आहान उसे रोकते हुए बोला, बेड पर डिवोर्स पेपर पड़े हैं मिसेस शेखावत, जाते जाते आप वो भी ले जाइएगा और अपनी जन्नत को दे दीजिएगा। उसे बोल दीजिएगा इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए। उसकी बात सुनकर अब आरजू के होश उड़ चुके थे। उसने बेड की तरफ देखा तो वहां पर एक फाइल रखी थी। वो गुस्से से आहान की तरफ देखते हुए बोली, तुम ऐसा डिसीजन बिल्कुल नहीं लोगे हान। जन्नत से शादी की है तुमने, तुम मुझसे यूं ही डिवोर्स नहीं ले सकते। आहान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अब उसने एक बार फिर से अपनी आंखें खोलकर आरजू की तरफ देखा और बोला, ये मेरी लाइफ है मिसेस शेखावत, और मेरी लाइफ के डिसीजन लेने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। अब आप जाइए यहाँ से और ये डिवोर्स पेपर भी ले जाइए। आरजू गुस्से से बोली, मैं इन्हें लेकर कहीं नहीं जाऊंगी और तुम्हारा और जन्नत का डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं ये डिवोर्स नहीं होने दूंगी। मैं कल सुबह तुमसे बात करूंगी। आई होप कल तुम ये ड्रिंक नहीं करोगे। ये बोलकर आरजू जल्दी से वहां से चली गई और आहान ने एक बार फिर से टेबल के नीचे रखी वाइन की बोतल उठाई और उसे अपने होठों से लगा लिया।
वहीं दूसरी तरफ शेखावत मैंशन में एक गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में से अक्सर और प्याली बाहर निकले। अक्सर ने अपने हाथों में किट्टू को उठाया हुआ था। वो लोग अंदर की तरफ आए तो आते ही उनकी नज़र अति पर गई, जो वहाँ सर्वेंट के साथ खड़ी थी और तक्षक और जश्न के रूम में सर्वेंट को भेज रही थी ताकि वो लोग डिनर पर आ सकें। अभी 5 मिनट पहले ही उसकी आरजू से फ़ोन पर बात हुई थी और आरजू ने उसे बताया था कि अब वो थोड़ी ही देर में शेखावत मैंसन पहुंचने वाली है। अति नहीं चाहती थी कि आरजू शेखावत फार्म हाउस में गई है, ये बात जशन और तक्षक को पता चले। तभी दरवाजे से आरजू अंदर आई और आरजू की नज़र वहां पर हॉल में खड़े हुए अक्सर और प्याली पर गई। उन दोनों को देखकर वो भी चौंक गई। वहीं सीढ़ियों से तक्षक उतरकर नीचे की तरफ आया और जशन भी अपने रूम से बाहर निकलकर डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहा था। सबकी नज़रें अक्सर और प्याली पर थी। प्याली डर से कांप रही थी। वहीं अक्सर भी सोच रहा था कि वो सबको क्या कहेगा। वो भले ही शेखावत मेंशन नहीं आता, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो प्याली और किट्टू को सबसे दूर नहीं रखना चाहता था। वो चाहता था कि उन्हें एक फैमिली का एटमॉस्फेयर अच्छी तरह से मिले। तभी अचानक से उसकी आंखें हैरत में फैल गई जब चसन ने आकर किट्टू को अपनी गोद में उठा लिया और बोला, कब से इंतजार था तुम्हारा कौरव शेखावत, तुमने तो आने में बड़ी देर कर दी। उसकी बात सुनकर ना सिर्फ अक्षर बल्कि प्याली भी हैरान थी। वहीं अति भी जसन के पास आकर खड़ी हुई और किट्टू के नाक को छेड़ते हुए बोली, ये तो आप सच कह रहे हैं जसन जी, इसने तो सच में बहुत देर लगा दी। अब आप मुझे ये बताइए कि इसकी सजा इसके पापा को दें या फिर इसकी मम्मा को। ये बोलते हुए उसने अक्षर और प्याली दोनों की तरफ देखा। इस बार अक्षर का चेहरा भी जशन के सामने झुका हुआ था। प्याली अति की तरफ देखते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए बेबी डॉल। आरजू उसे गुस्से से देखते हुए बोली, इस गलती की माफ़ी नहीं मिलेगी तुम्हें प्याली, तुम्हें इस गलती की सज़ा मिलेगी। उसकी बात सुनकर प्याली के चेहरे पर डर झलकने लगा। तभी अचानक से आरजू हंसी और बोली, और इस गलती की सज़ा ये है कि तुम हमें कौरव जैसे 2-3 खिलौने और दोगी ताकि हमारा टाइम पास अच्छे से हो सके। उसकी बात सुनकर तक्षक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैरने लगी। वहीं प्याली का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो धीमे से बोली, मैं अपने रूम में जाती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागी। वो जानती थी कि अब अगर वो वहाँ पर खड़ी रही तो सब लोग उसे ज़रूर परेशान करेंगे और अभी वो फ़िलहाल सबके सवालों के जवाब देने की हालत में भी नहीं थी, इसलिए वो अपने रूम में आ गई। वहीं अक्सर आरजू की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी स्नोफ्लेक, वो मैं आप सबको बताना चाहता था लेकिन। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आरजू उसके पास आई और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, आई एम प्राउड ऑफ यू। उसकी बात सुनकर अक्सर हल्का सा मुस्कुराया। वो किट्टू की तरफ देखते हुए अपने हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन तभी अति ने अब किट्टू को अपनी गोद में ले लिया और बोली, बिल्कुल भी नहीं। एक तो इतनी मुश्किलों से ये हमारे पास आया है और अब तुम इसे हमसे वापस लेना चाहते हो। ये तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जाओ अपने रूम में जाओ। आज तुम्हें खाना भी तुम्हारे रूम में मिलेगा और वो भी स्पेशल वाला। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी और उसकी बातों का मतलब समझकर अक्सर उसे घूर रहा था। जसन तुरंत अपने गले को खराशते हुए बोला, मुझे तो भूख लगी है। ये बोलते हुए वो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया था और तक्षक भी उसके साथ साथ डाइनिंग टेबल की तरफ आ गया। अक्सर अभी भी सीढ़ियों के पास खड़ा था। आरजू उसकी तरफ देखते हुए बोली, जाओ जाओ अपने रूम में, तुम्हारा डिनर मैं तुम्हारे रूम में भिजवा दूंगी। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई तो अक्सर भी तुरंत अपने रूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ प्याली अपने रूम में आ तो गई थी, लेकिन अब उसकी धड़कनों ने बेहिसाब शोर मचाया हुआ था। उस रूम को देखते ही उसे कुछ कुछ होने लगा था। इस रूम में अक्सर और प्याली की बहुत सारी यादें थी और अब इतना सब कुछ होने के बाद वो आखिर अपने रूम में वापस आ ही गई थी।
तभी दरवाज़ा खुला। प्याली ने तुरंत से पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन अक्षर के हाथों में किट्टू को ना देखकर वो हैरान हुई। वो तुरंत उसके पास आई और बोली, किट्टू, किट्टू कहाँ है मिस्टर शेखावत? अक्षर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अपने दादा दादी के पास। प्याली परेशान होते हुए बोली, लेकिन वह उन्हें परेशान करेगा ना। अक्षर एक बार फिर से मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी शरारती मुस्कुराहट कुछ अलग ही थी। वो प्याली की कमर पर अपना हाथ रखते हुए बोला, वो तो पता नहीं अपने दादा दादी को परेशान करेगा या नहीं, लेकिन फिलहाल तुम बहुत परेशान होने वाली हो मिसेज शेखावत। उसके मुंह से मिसेज शेखावत सुनकर जैसे प्याली के पूरे तन बदन में ही एक करंट सा दौड़ गया था। वो तुरंत वहां से क्लोजेट की तरफ जाने लगी, लेकिन अक्षर ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा और उसके गाल पर अपनी उंगली रखकर उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, क्या हुआ? बड़ा भाग रही हो तुम मुझसे? तुम्हें क्या लगता है कि अब इतने दिनों बाद जब तुम मेरी बाहों में आई हो तो मैं तुम्हें यूं ही अपनी बाहों से निकलने दूंगा? प्याली की सांस गहरी होने लगी थी और चेहरा शर्म से लाल होने लगा था, लेकिन वो फिर भी बड़ी अदा से अक्षर की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं तो खुद आपकी बाहों में पिघलना चाहती हूँ मिस्टर शेखावत। ये बोलकर उसने पूरी तरह से खुद को ढीला छोड़ दिया और अक्षर ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। प्याली की बात सुनकर अक्षर के चेहरे पर आई हुई मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। उसने प्याली को और भी ज्यादा कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया था और प्याली भी उसके सीने से लगकर वो ठंडक महसूस कर रही थी जो पिछले उसने ना जाने कितने दिनों से नहीं की थी। तभी अक्षर ने अचानक से उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्याली ने भी अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी। अक्षर उसे लेकर बेड पर आया और उसे अच्छे से बेड पर लेटाकर खुद भी उसके बगल में लेट गया। प्याली को जब उसकी नज़रें खुद के ऊपर महसूस हुई तो उसका चेहरा लाल होने लगा। उसने तुरंत करवट ली और मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ बेड सीट पर कस दिया और दूसरा अपनी आंखों पर रख लिया। अक्षर ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसके कान के पास अपने होठों को लाकर बोला, ऐसे करवट लेकर सोने से तुम बच जाओगी। ऐसा मत सोचो बटरकप। प्याली गहरी सांस लेते हुए बोली, आप मुझे परेशान करेंगे ना मिस्टर शेखावत? अक्षर भी तुरंत बोला, अगर तुम कहो तो नहीं करता। ये बोलकर वो पीछे की तरफ हट गया। जब प्याली ने तकरीबन 2-3 मिनट उसे अपने करीब महसूस नहीं किया तो वो उसकी तरफ करवट लेकर उसे देखते हुए बोली, इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए मिस्टर शेखावत कि सामने वाला आपकी अच्छाई का फायदा उठा ले। ये बोलते हुए उसने अपना एक हाथ अक्षर के सीने पर रखा हुआ था और दूसरा उसके सिर पर रखकर उसके बालों को सहलाने लगी थी। अक्षर ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और बोला, दुनिया के सामने अच्छा नहीं बनता है ये अक्षर सिंह शेखावत, बस अपनी बटरकप के सामने बनता है, क्योंकि वो अपनी बटरकप को कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहता। पहले ही ऑलरेडी तुम्हें बहुत तकलीफ दे चुका हूँ। अब उन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो बहुत गिल्टी फील होता है। अभी वो बोल ही रहा था कि प्याली ने तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोली, खबरदार अगर आपने इधर उधर की बातें की तो मुझे ये सब नहीं सुनना है मिस्टर शेखावत। और ये क्या बात हुई? अगर मैंने आपको मना कर दिया तो आप ऐसे चुपचाप लेट गए? अगर मैं आपको कहूँगी कि मुझे आपसे दूर जाना है तो आप मुझे जाने देंगे? अक्षर ने उसकी पीठ पर रखा हुआ अपना हाथ और भी ज़्यादा कस दिया और बोला, सोच कर तो देखो, अब तुम मुझसे दूर जाने का। बता रहा हूँ बटरकप, बहुत हुआ ये सब, अब मुझसे कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरे पास रहोगी। अब मुझे तुमसे दूर जाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। ये बोलते हुए उसकी आंखों में बेहिसाब जुनून नजर आ रहा था जो सिर्फ और सिर्फ प्याली के लिए था, और प्याली भी उस जुनून को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने अब अक्षर के होठों पर अपना अंगूठा रखकर उसके होठों को सहलाना शुरू किया तो अक्षर ने अपने होठों को खोला और उसके अंगूठे को बाइट करने की कोशिश की,
लेकिन प्याली ने अपना अंगूठा तुरंत पीछे खींच लिया। अक्सर ने तुरंत करवट ली और प्याली को नीचे कर खुद उसके ऊपर झुककर उसने प्याली की कमर पर अपना हाथ रखकर चिकोटी काट ली। तो प्याली ने दर्द से आह भरी। उसने एक बार फिर से अपना अंगूठा अक्सर के होठों पर रख दिया और एक बार फिर से अक्सर ने उसका अंगूठा काटने की कोशिश की, पर प्याली ने इस बार भी अपना अंगूठा पीछे खींच लिया। अब अक्सर ने उसे एक बार फिर से पलट दिया और इस बार प्याली की पीठ अक्सर के सामने आ गई और अक्सर का चेहरा प्याली की पीठ पर झुकने लगा। उसकी गर्म गर्म सांसें प्याली को अपनी पीठ पर महसूस होने लगी थी। प्याली गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, आपके लिए प्यार करने का मतलब जान निकालना है क्या मिस्टर शेखावत? अक्सर ने उसके ब्लाउज की डोरियों में अपनी उंगलियां फंसाई और उन्हें खींचते हुए बोला, अभी तो मैंने जान निकालना शुरू भी नहीं किया और तुम्हें पहले ही प्रॉब्लम होने लगी। अभी जान निकालना तो बाकी है बटरकप, और आज तुम्हारी जान भी मैं तसल्ली से निकालूंगा। ये बोलकर उसने प्याली की पीठ पर अपने होंठ रख दिए और उसके कंधों पर अपने हाथ रख कर उसका ब्लाउज निकालने लगा। प्याली का ब्लाउज उसके कंधों से सरक रहा था और धीरे धीरे वह उसके जिस्म से अलग हो चुका था। प्याली का नाजुक सा बदन अक्सर के सामने था और उस बदन को देखते हुए अक्सर को प्याली की सारी बातें याद आ रही थी। जैसे जैसे उसने बताया था कि किस किस तरह से उसे टॉर्चर किया गया, और वो सारी बातें सच थी और उस सच की गवाही प्याली के बदन पर हुए जख्म बता रहे थे, जो बेशक से भर चुके थे लेकिन अपना निशान छोड़ गए थे। कहीं पर जलने के निशान थे तो कहीं पर गहरे जख्म, जिनकी वजह से उसकी स्किन थोड़ी उभरी हुई थी या फिर कहीं कहीं से फटी हुई थी। वो सब चीज़ें देखते हुए अक्सर की आंखें गहरी लाल हो गई। उसने हर एक उस जगह पर अपने होंठ रखने शुरू कर दिए जहाँ जहाँ पर वो सारे निशान थे, और प्याली ने आज तक जितना भी दर्द सहा था, आज उसे वो दर्द अपने जिस्म से अलग होता हुआ महसूस हो रहा था। अक्सर के होंठ उसके बदन पर मरहम की तरह लग रहे थे और प्याली की गहरी सांस कमरे में अपनी जगह बनाने लगी थी। उसकी पूरी पीठ को चूमने के बाद अब अक्सर ने उसे वापस अपनी तरफ पलट दिया और फिर उसके सीने को चूमने लगा। प्याली ने खुद को कवर करने की कोशिश की, लेकिन अक्सर ने उसे दूर कर देखा तो प्याली ने खुद ही अपने हाथ ऊपर की तरफ उठा दिए। वैसे भी वो अक्सर से कुछ छिपाना ही नहीं चाहती थी। वो तो खुद पूरी तरह से अक्सर को महसूस करना चाहती थी। अक्सर उसकी गर्दन को चूमते हुए उसे लव बाइट दे रहा था और कभी उसके कंधे पर जाता तो कभी उसके क्लीवेज पर। प्याली भी धीरे धीरे उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाए जा रही थी और कुछ देर बाद उन दोनों के ही कपड़े नीचे ज़मीन पर बिखरे हुए थे और वो दोनों एक दूसरे से इस तरह से लिपटे हुए थे जैसे कभी अलग ही ना हो। अक्सर का भारी बदन प्याली की नाजुक से बदन पर कहर ढा रहा था और प्याली भी जैसे उस हर एक दर्द को सुकून से बर्दाश्त कर रही थी जो उसे खुद में अक्सर को महसूस करते हुए मिल रहा था। अक्सर जब जब थोड़ा वाइल्ड होकर खुद को उसके अंदर मुंह करता तो प्याली की दर्द से आह निकल जाती और वो अक्सर की पीठ पर अपने हाथ पूरी तरह से कस देती, जिससे उसके नाखून अक्सर की पीठ पर अपने निशान बना देते। उसकी पीठ से खून की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो दर्द अक्सर को महसूस नहीं हो रहा था। वो अभी भी प्याली की गहराइयों को महसूस कर रहा था। पूरी रात अक्सर और प्याली की एक दूसरे को प्यार करते हुए बीत गई, जहाँ वो दोनों सुकून से एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जन्नत की आंखों में आंसू थे। उसे अपने खाली बेड पर अहान की कमी महसूस हो रही थी। कब रोते रोते वो सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसकी आंख उसके फ़ोन की आवाज़ से खुली। उसने अपनी आंखें खोलकर जैसे ही अपना फ़ोन चेक किया जो लगातार बजे जा रहा था, तो उस पर कशिश की कॉल देखकर उसका मुंह बन गया। उसे इस वक्त कशिश पर ना सिर्फ गुस्सा था बल्कि उससे नफरत हो रही थी, क्योंकि उसकी वजह से उसकी और अहान की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी।
उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया, लेकिन जब एक बार फिर से कॉल बजने लगी तो उसने गुस्से में कॉल रिसीव किया। सामने से कशिश की आवाज़ आई, यार जन्नत प्लीज़ मेरा फ़ोन तो उठा ले। मैं जानती हूँ तू मुझसे नाराज़ है, लेकिन तू कम से कम मेरे बारे में भी तो सोच। अगर तेरे साथ गलत हुआ है तो मेरे साथ भी तो गलत ही हुआ ना। तू जानती नहीं है मेरी क्या कंडीशन थी और मैं कितनी मुश्किल से उन लोगों से बची हूँ। उसकी बात सुनकर अब जन्नत को ख्याल आया कि जो कुछ उसके साथ हुआ है वही सब कशिश के साथ भी हुआ होगा, और अब उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। वो तुरंत बोली, कहीं उस अतुल ने तेरे साथ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही कशिश तुरंत बोली, नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं वो दोनों कैसे मुझे अकेला रूम में छोड़कर चले गए। जब मैं सुबह उठी तो मेरी हालत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन मैं पूरी तरह से ठीक थी। मुझे ना ही कोई पेन हो रहा था और ना ही मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ हुआ। शायद उन लोगों को मुझ पर तरस आ गया। जन्नत गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। अगर वो इतने ही दिलवाले होते ना तो हम दोनों के साथ ये सब घटिया साजिश नहीं रचते। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उन दोनों का खून कर दूं। उसकी बात सुनकर कशिश जल्दी से बोली, वो सब तू बाद में करना, पहले तू कॉलेज आ। आज हमारे कॉलेज की फ्रेशर पार्टी है और तू जानती है कि तेरा इस पार्टी में होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तेरी परफॉर्मेंस है और वो भी ब्राइडल परफॉर्मेंस, जिसमें अहान भी इनवाइटेड है। तो तूने अहान को बोल दिया था ना कि तुझे इस परफॉर्मेंस पर आना है, क्योंकि परफॉर्मेंस सिर्फ तेरी नहीं, अहान की भी अटेंडेंस इसमें इन्वॉल्व होगी। मैं जानती हूँ अहान तुझसे नाराज़ है, लेकिन तुझे उसे मनाना तो होगा ही ना। उसकी बात सुनकर जन्नत सोच में पड़ गई थी। फिलहाल उसके और अहान के बीच जो सिचुएशन थी, उस हिसाब से अहान का उसके लिए कॉलेज आना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल था। वो कुछ बोलने को हुई, तभी कशिश जल्दी से बोली, देख जल्दी से आ जा, मुझे बहुत सारे काम हैं। अगर हम इस पार्टी में नहीं रहे तो तुझे पता है हमारी एक्टिविटीज़ का हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स पर कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं तेरा वेट कर रही हूँ, अब फ़ोन रखती हूँ मैं। ये बोलकर कशिश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और जन्नत एक बार फिर से सोच में पड़ गई कि वो कॉलेज जाए या ना जाए। उसका कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अब फ़िलहाल उसका कॉलेज जाना उसकी मजबूरी थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही कशिश ने कॉल डिस्कनेक्ट की, वहीं साइड में खड़ी हुई मनीषा के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। कशिश की बातों से उसे इतना तो कन्फर्म हो ही गया था कि जन्नत और अहान के बीच कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था। कुछ सोचते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला और उसमें से अहान को कॉल किया। उसने अहान का नंबर थोड़े दिन पहले ही जन्नत के फ़ोन से चोरी किया था। अहान जो अभी थोड़ी देर पहले उठा ही था और फिलहाल लाइम वाटर पी रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा हैंगओवर फील हो रहा था। जैसे ही उसके फ़ोन पर अननोन नंबर से कॉल आया, उसने उस कॉल को इग्नोर किया, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर मैसेज का वाइब्रेशन हुआ। उसने अपना मैसेज चेक किया तो उस पर लिखा था, आज जन्नत की ब्राइडल परफॉर्मेंस है और इसमें उसके पति का आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लगता है तुम्हें जन्नत ने इनवाइट नहीं किया। वैसे करेगी भी क्यों, क्योंकि तुम्हें तो वो अपना पति मानती ही नहीं, और जिसे मानती है अगर उससे मिलना चाहते हो तो ठीक 12 बजे कॉलेज के ऑडिटोरियम में पहुंच जाना। वो मैसेज पढ़कर अहान का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन रियान और अमानत दोनों गार्डन में थे और सुबह सुबह के वक्त दोनों एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रेयान अपनी एक्सरसाइज कम और अमानत की एक्सरसाइज ज़्यादा करवा रहा हो। वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था और उसे हर एक छोटी छोटी चीज़ के इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। और अपनी बालकनी में खड़ी हुई तन्वी उन दोनों को देख रही थी। वो ख़ास तौर पर रेयान को देख रही थी, जो अमानत की इतनी ज़्यादा केयर कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ना जाने उससे कितना ही प्यार करता हो। वो उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई और बोली, काश मुझे पता होता रेयान कि तुम इतने अच्छे हो, तो मैं कभी आरुषि की बातों को टालती ही नहीं। वो तो मुझे तुम्हारे साथ मिलवाना चाहती थी, हम दोनों का रिलेशन बनवाना चाहती थी, लेकिन मैंने ही उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया। अब मुझे कितना बुरा लग रहा है
मैं किसी को बता भी नहीं सकती। तभी पीछे से आवाज़ आई, अगर तुम इतना ही बुरा फील कर रही हो तो अब क्यों नहीं ट्राई करती। ये आवाज़ सुनकर तन्वी ने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा तो पीछे आरुषि खड़ी थी और वो अपने हाथों में फ्रूट बाउल लिए आगे की तरफ आई और उसकी नज़र भी सामने अमानत और रेयान पर गई। उन दोनों को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसकी वो मुस्कुराहट गायब हो गई। तन्वी उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये तुम क्या बातें कर रही हो आरुषि? वो भाई है तुम्हारा और अमानत तुम्हारी भाभी, दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, और तुम मुझे ये सब बोल रही हो। आरुषि ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुमसे क्या कह रही हूँ तन्वी, लेकिन क्या तुम ये जानती हो कि ये जो तुम देख रही हो ना, वो सिर्फ तुम्हारी आंखों का धोखा है। तुम्हें अमानत और रेयान भाई को देखकर ऐसा लग रहा होगा जैसे दोनों ना जाने एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, लेकिन क्या तुम जानती हो अमानत रेयान भाई के बेबी से प्रेग्नेंट नहीं है, और ये उनकी पहली नहीं, दूसरी नहीं, बल्कि तीसरी शादी है। उसकी बात सुनकर तन्वी की आंखें बड़ी हो गई। आरुषि रेयान की तरफ देखते हुए बोली, मुझे कभी कभी लगता है कि शायद भाई की ज़िंदगी में सब कुछ सही है, लेकिन ये मेरी भी गलती नहीं है। जैसे सबको गलतफहमी होती है वैसे ही मुझे भी हो जाती है, लेकिन जो सच मैं जानती हूँ ना, उसके बाद मेरी हर गलतफहमी टूट जाती है। तन्वी हैरानी से बोली, कैसा सच? आरुषि ने उसकी तरफ देखा और बोली, जन्नत का सच। तन्वी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। वो आरुषि की तरफ देखते हुए बोली, जन्नत? अब ये जन्नत कौन है? आरुषि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जन्नत वो है जिससे रेयान भाई प्यार करते थे। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, जो एक आशिक तभी करता है जब उसकी आशिकी सिर्फ आशिकी नहीं, इबादत होती है। उसका प्यार सिर्फ प्यार नहीं, इश्क और मोहब्बत होता है, जिसमें जितना हम सामने वाले से इश्क करते हैं उतना ही पाने की ना तलब होती है और ना ही ख्वाहिश, बस इश्क तो किया जाता है। उसकी बातें सुनकर तन्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना तो समझ चुकी थी कि कोई जन्नत नाम की लड़की रेयान की ज़िंदगी में थी, जो अब नहीं है, और अब उसकी जगह अमानत है। आरुषि मुस्कुराते हुए तन्वी की तरफ देखकर बोली, और तुम्हें पता है उस जन्नत को रिप्लेस किसने किया? तन्वी बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, अमानत ने। आरुषि ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, अमानत ने नहीं, जन्नत की बहन अमानत ने। पता नहीं क्यों, लेकिन जन्नत ने हान से शादी कर ली, और उसके बाद रेयान भाई ने अमानत से शायद इसलिए की ताकि अमानत को लोगों की गंदी नज़र से बचा सके, क्योंकि वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। और अब ये सब बोझ रेयान भाई पर आ चुका है। कभी कभी उनके लिए बुरा लगता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब इसमें अच्छा रेयान भाई का तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, अमानत के लिए तो अच्छा है ही। उसे अपने बच्चे को बाप मिल गया, और इसके अलावा उसे क्या ही चाहिए होगा। तुम ये सब छोड़ो, ये सब तो मैं यूं ही बोल रही थी। मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम वो लड़की नहीं हो जो इस तरह की कोई हरकत करो। आई मीन अमानत और रेयान भाई को अलग करने की। मुझे भी कभी कभी यही लगता है कि मुझे उन दोनों को उन दोनों के हाल पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन बस कभी कभी रेयान भाई के लिए बुरा लगता है। काश उन्हें भी उनके हिस्से की खुशियाँ मिले, जो फिलहाल मुझे अमानत के साथ मिलती हुई तो दिख नहीं रही। ये बोलकर आरुषि वहाँ से चली गई, और तन्वी अभी भी रेयान और अमानत को देख रही थी। आरुषि ने उसे अपनी बातों में पूरा गोल घुमा दिया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अमानत और रेयान के बीच आना चाहिए या फिर आरुषि की तरह उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। तभी अचानक से उनका फ़ोन बजा, तो वो अपना फ़ोन रिसीव करने के लिए अंदर की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ गार्डन में अमानत और रेयान अभी भी दोनों एक साथ खड़े थे, और अमानत रेयान की चेस्ट पर आया हुआ पसीना साफ कर रही थी। वो अपनी चोर नज़रों से रेयान की तरफ देख रही थी,
और अब रेयान उसकी नज़रों को खुद पर महसूस कर रहा था। तभी अमानत की नज़र उसकी चेस्ट पर लगी हुई एक खरोंच पर गई। वो तुरंत परेशान होते हुए बोली, ये कैसी खरोंच है रेयान? ये क्या हुआ आपको? रेयान ने अपना चेहरा झुकाकर नीचे की तरफ देखा। शायद जिम करते वक्त उसे कुछ लग गया होगा। वो तुरंत उस पर अपना हाथ लगाकर उसे हल्का सा मसलते हुए बोला, कुछ खास नहीं, बिल्कुल छोटी सी खरोंच है, तुम परेशान मत हो। अमानत गुस्से से बोली, ऐसे कैसे परेशान ना हो रेयान? और ये छोटी खरोच नहीं है, काफ़ी बड़ी है। पहले आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी इस पर दवा लगाती हूँ, वरना ये दर्द करेगा। ये बोलते हुए उसने रेयान का हाथ पकड़ लिया और उसे अंदर की तरफ लेकर जाने लगी। रेयान हंसा और बोला, तुम भी कमाल कर रही हो अमानत, इतनी भी बड़ी चोट नहीं है ये, छोड़ो ना, तुम बस अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान दो। अमानत अब मुंह बनाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, जब तक आप इस खरोच पर दवा नहीं लगाते तब तक मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करूँगी और कोई ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगी, कोई लंच नहीं करूँगी। अब आप मेरे साथ चल रहे हैं या फिर नहीं? रेयान अब उसकी ज़िद के आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने अमानत के साथ अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। अमानत उसे लेकर अंदर आई और उसकी चोट पर दवाई लगाने लगी। रेयान उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें मेरी इतनी छोटी सी चोट से भी इतना फर्क पड़ रहा है अमानत? अमानत उसकी चोट पर दवाई लगाते हुए बोली, चोट बेशक से छोटी है या बड़ी, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे आपसे फ़र्क पड़ता है रेयान। पता नहीं क्यों, लेकिन ये खरोच आपके सीने पर है और इसका दर्द मुझे महसूस हो रहा है। उसकी बात सुनकर रेयान उसकी तरफ देखता ही रह गया और अमानत की आंखों में हल्की नमी तैरने लगी। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मैंशन। अर्जुन इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। वो फ़ोन पर एसीपी से बात कर रहा था। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, मुझे किसी भी कीमत पर मेरा बेटा वापस मेरे सामने चाहिए एसीपी। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता, अपनी पूरी फोर्स लगाओ या फिर कुछ भी करो, मुझे मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों सही सलामत वापस मेरे घर में चाहिए। सामने से एसीपी बोला, प्लीज़ मिस्टर ठाकुर समझने की कोशिश कीजिए। वो दोनों जिस समुद्र में गिरे हैं वो बहुत ज़्यादा गहरा है, लेकिन फिर भी हमने अपनी पूरी टीम लगाई हुई है। एक नहीं, तकरीबन 500 तैराक उस समुद्र में मिस्टर ठाकुर और मिसेस ठाकुर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। अर्जुन गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन बाय कोई पता नहीं चला है? अगर आप लोगों ने इतने लोग लगाए हुए हैं तो अभी तक उनके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला? बता रहा हूँ आपको एसीपी, आप इसे मेरी वार्निंग समझें या फिर कुछ भी, लेकिन अगर उन दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ ना तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर अर्जुन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठी हुई मन्नत पर गई, जिसका रो रो कर बुरा हाल था। मन्नत के साथ ही एक सर्वेंट खड़ी थी, जिसके हाथों में एक ट्रे थी और ट्रे में पानी और जूस का गिलास दोनों रखे थे। कल से ही मन्नत ने ना कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। अर्जुन उसके पास आया और बोला, क्यों कर रही हो तुम ऐसा मन्नत? तुम कम से कम खुद का तो ख्याल रखो ना। कुछ नहीं होगा हमारे अरनाथ को और ना ही मीठी को। मैं उन दोनों को तुम्हारे सामने वापस लाऊंगा। मन्नत उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगी और उसकी आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेजी से बहने लगे। मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, लेकिन आंखें बता रही थी कि पूरी रात रोने के अलावा मन्नत ने कुछ नहीं किया। अर्जुन ने तुरंत उसके पास आकर उसे अपने गले से लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ जन्नत कॉलेज पहुंच चुकी थी और वह वहीं पर रूम में तैयार हो रही थी। उसके साथ और भी 5 लड़कियां थी जो ब्राइडल की लुक में थी और उन सब के पति बाहर पार्टी में शामिल थे। उन सब का डांस परफॉर्मेंस था जो कि कपल डांस होने वाला था और जन्नत का दिल इस वक्त ज़ोरों से धक धक कर रहा था, ये सोचकर कि वो अपनी परफॉर्मेंस कैसे देगी। उसने तो अहान को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अहान की गाड़ी पार्किंग एरिया में पहुंच चुकी थी।
और अब अहान अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ आया। अहान जन्नत के कॉलेज में पहुंच चुका था और वो सीधा पार्टी हॉल में आया जहां पर पार्टी चल रही थी। हालांकि वो सीधा जन्नत के पास ग्रीन रूम की तरफ भी जा सकता था जहां पर वो रेडी हो रही थी, लेकिन वो वहां पर ना जाकर सीधा पार्टी हॉल में ही आया। उसे पता था कि उसे जन्नत के साथ परफॉर्म करना है, लेकिन उसका गुस्सा उस पर हावी था। वहीं दूसरी तरफ मनीषा जन्नत के पास आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, बाकी सब लड़कियों के हस्बैंड तो आ चुके हैं, लेकिन तुम्हारे मिस्टर शेखावत कहाँ है जन्नत? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं तुमने अपने दुपट्टे में तो नहीं छुपा रखा, या फिर अपने पर्स में? ये बोलते हुए उसने पहले उसके दुपट्टे को छुआ और फिर उसके पर्स को। तो जन्नत ने तुरंत उससे अपना दुपट्टा छुड़ाया और अपना पर्स भी साइड में रख दिया। वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, जुबान संभाल कर बात करो मुझसे, और वैसे भी जब मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ तो क्यों मेरे आसपास मंडरा रही हो? अपने काम से काम रखो। मनीषा हंसी और फिर सरकास्टिक स्माइल के साथ बोली, मिर्ची लग रही है? कोई बात नहीं, बातें ही तीखी हैं तो मिर्ची तो लगेगी। पर पहले ये बताओ कि बिना हस्बैंड के तुम परफॉर्म कैसे करोगी? आई मीन, अकेली परफॉर्मेंस करोगी तो सबको क्या लगेगा कि तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया? वैसे एक बात बताओ, होटल में रात किसके साथ बिताई थी तुमने? कशिश के बॉयफ्रेंड के साथ या फिर किसी और के साथ? उसकी बकवास सुनकर अब जन्नत की आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब बातें मनीषा को कैसे पता। वहीं मनीषा चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट लिए बोली, मनीषा से कुछ भी नहीं छुपता है जन्नत। वो भी जो दुनिया देखती है और वो भी जो दुनिया कभी देख नहीं सकती। और हाँ, मेरा चैलेंज है तुम्हें कि तुम्हारी आज की ये परफॉर्मेंस तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बेकार परफॉर्मेंस होगी। दुनिया वालों के सामने तुम इस तरह से जलील हो जाओगी कि कभी दुनिया से तो क्या, खुद से भी नजरें नहीं मिला पाओगी। उसकी बात सुनकर अब जन्नत का दिल और भी ज़्यादा ज़ोरों से धक धक करने लगा था। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। अहान को खोने का डर अचानक ही उसके दिल में आने लगा और वो मनीषा की तरफ देखती रह गई, जबकि मनीषा अब अपनी हाई हील से टक टक करती हुई वहां से जा चुकी थी। तभी उसने अपने आसपास की सभी लड़कियों को तरफ देखा जो रेडी हो चुकी थी और उनका चेहरा खिला हुआ था। कोई फ़ोन पर अपने हस्बैंड से बात कर रहा था तो कोई अपने हस्बैंड के लिए तैयार हो रहा था, और उन सब के बीच जन्नत को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी कशिश उसके पास आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, यार मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे पास तेरे लिए एक आइडिया है। जन्नत बिना उसकी तरफ देखे बोली, मुझे तेरा कोई आइडिया नहीं सुनना कशिश, तू प्लीज़ जा यहाँ से। मेरा पहले ही बहुत ज़्यादा मूड खराब है। मैं हान को बता तक नहीं पाई हूँ कि आज मुझे एक कपल परफॉर्मेंस देनी है जहाँ मुझे उनकी ज़रूरत है, उनके साथ की ज़रूरत है। तू प्लीज़ चली जा यहाँ से। ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रही थी। कशिश ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, प्लीज़ एक बार मेरा आइडिया सुन तो ले, उसके बाद तुझे जैसा ठीक लगे तू कर लेना। तेरे लिए ये परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब कपल में डांस करेंगे और तू वहाँ पर अकेली होगी तो बहुत अजीब लगेगा। सिर्फ तेरी ही नहीं, कॉलेज की भी इंसल्ट होगी, क्योंकि बाहर से भी कुछ लोग आए हुए हैं। तू जानती है हमारे यहाँ पर कॉलेज की पार्टी में भी कितना कंपटीशन होता है। प्लीज़ मेरी बात सुन ले। जन्नत ने अब सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा तो कशिश ने कुछ कहा, जिसे सुनकर जन्नत की आंखें बड़ी हो चुकी थी। वो तुरंत अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी और के साथ डांस। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही कशिश उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, यार किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी तू अपना घूंघट तो अपने चेहरे पर कर ही सकती है ना। दुपट्टा तो किसी भी तरह लिया जा सकता है। अगर तू किसी और के साथ डांस कर लेगी तो कम से कम तेरी इंसल्ट तो नहीं होगी ना जन्नत। मेरी बात समझने की कोशिश कर। तू जानती है कि तू अहान शेखावत की बीवी है। अगर तू वहाँ अकेली गई तो ना सिर्फ तुझ पर बल्कि अहान पर भी उंगली उठेगी।
उसकी ये बात सुनकर अब जन्नत कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी कशिश वहाँ से चली गई और कुछ देर बाद वो एक लड़के के साथ वहाँ पर आई जो जन्नत को देख रहा था। जन्नत ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन वो डांस के लिए हाँ बोल चुकी थी। कुछ देर बाद उसने अपने चेहरे पर अपना घूंघट हल्का सा सरकाया और अपने चेहरे को थोड़ा कवर कर लिया, जिससे कॉलेज वालों के सामने उसकी डांस परफॉर्मेंस भी हो जाती और किसी को पता भी नहीं चलता कि जन्नत ने किसी और के साथ डांस किया है। कुछ देर बाद पार्टी अपने जोरों शोरों पर थी। अभी 15-20 मिनट पहले ही वहाँ पर सोलो डांस परफॉर्मेंस हुई थी और सब लोगों ने उस परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय किया था। अब वहाँ पर कपल परफॉर्मेंस होने वाली थी और उस परफॉर्मेंस को देखने के लिए सब लोग बेताब थे। सारे टीचर्स भी स्टूडेंट के साथ हूटिंग कर रहे थे। तभी स्टेज पर कपल्स की एंट्री होने लगी। ये एक वेडिंग परफॉर्मेंस थी जो मोस्टली कपल्स अपनी शादी पर करते हैं, तो सभी तैयारियां भी उसी हिसाब से की गई थी। जैसे ही वहां पर कपल्स का आना शुरू हुआ, अहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। जन्नत उन लोगों में नहीं है, ये देखकर उसके चेहरे पर सुकून उतर आया था। लेकिन अचानक ही उसकी आंखें बड़ी हो गई जब सामने उसने एक लड़की पर थोड़ा सा ध्यान दिया, और उस लड़की को थोड़ा गौर से देखते हुए ही वो समझ चुका था कि घूंघट के पीछे कोई और नहीं जन्नत है और उसकी कमर पर इस वक्त किसी और का हाथ है। वो सब देखकर अहान का दिल जल उठा था और उसकी आंखें बेहद गहरी लाल हो गई थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसी हुई थी और उसका चेहरा हद से ज़्यादा काँप रहा था। तभी डांस परफॉर्मेंस शुरू हुई और सब कपल्स ने एक साथ डांस करना शुरू किया। कभी वो सुमित जन्नत की कमर पर अपना हाथ रखता तो कभी उसके कंधों को पकड़ता, कभी उसे अपनी बाहों में भरता तो कभी उसकी गर्दन के बिल्कुल करीब हो जाता। वो लड़का बैक स्टेज बिल्कुल सही था। जन्नत की तरफ ढंग से नज़र उठाकर भी नहीं देख रहा था, लेकिन अब तो जैसे ना जाने वो कितना ही अजीब बिहेव कर रहा था। वो जानबूझकर जन्नत को सेंसुअल वे में टच कर रहा था और उसके हद से ज़्यादा करीब आने की कोशिश कर रहा था, जो जन्नत महसूस कर सकती थी। और ये सब देखकर अहान को अब और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और वो जलकर राख हो चुका था। उसकी आंखों में अचानक ही नमी तैर गई और अगले ही पल वो वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, लेकिन फिर अचानक ही उसके कदम रुक गए जब उसे अंदर से तालियों की आवाज़ आने लगी। मतलब डांस परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी थी। अहान चेहरे पर एक इंटेंस स्माइल लिए बोला, डांस परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी जन्नत। इसका मतलब अब तुम्हें अवार्ड मिलने का वक्त आ चुका है और अब ये अवार्ड तुम ये अहान से शेखावत देगा। ये बोलते हुए उसने अपनी जैकेट से डिवोर्स पेपर निकाले। जब वो कॉलेज की तरफ आ रहा था तब उसने सोचा था कि अगर जन्नत ने किसी के साथ डांस परफॉर्मेंस नहीं की ना, तो वही डिवोर्स पेपर फाड़ देगा। लेकिन अब तो उसके इरादे और उसका दिल दोनों बदल चुके थे। वो बैक स्टेज आया जहाँ पर जन्नत सुमित के साथ बाहर की तरफ आ चुकी थी। बाहर आते ही जन्नत सुमित की तरफ देखते हुए बोली, कितने बदतमीज़ हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे वैसे टच करने की। मैंने तुम्हें अच्छा लड़का समझा, लेकिन तुम तो बड़े बदतमीज़ निकले। इससे आगे वो बोलती सुमित उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, मैंने क्या बदतमीज़ी की है तुम्हारे साथ, और ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो तुम इतना भड़क रही हो। तुम खुद मेरे करीब आ रही थी, सबने देखा है कि तुम मेरे साथ कैसे डांस कर रही थी। अब यहाँ पर आकर सती सावित्री क्या बन रही हो। सब जानता हूँ मैं तुम्हारे बारे में, तुम कैसी हो और कैसी नहीं। जन्नत हैरानी से बोली, व्हाट डू यू मीन बाय मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं, कहना क्या चाहते हो तुम। सुमित कुछ बोलता उससे पहले ही वहां पर मनीषा की आवाज़ गूंजी, तुम्हें खुद नहीं पता क्या कि सुमित क्या कहना चाहता है। खैर, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि तुम निहायत ही कैरेक्टरलेस लड़की हो, जो खुद पहले लड़कों के करीब जाती है और फिर बाद में भोली भाली और मासूम होने का ड्रामा करती है। सब जानते हैं कि तुम कैसे लड़कों को अपने जाल में फंसाती हो। अब अहान को ही ले लो, तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड था ना, उससे शादी भी होने वाली थी उसकी और तुम्हारी बहन की। लेकिन तुमने क्या किया,
अपने ही जीजा को अपने जाल में फंसा लिया। जानबूझकर मंडप में बैठ गई और उससे शादी कर ली, सिर्फ इसलिए ना ताकि तुम्हारी बहन शेखावत खानदान की बहू ना बन सके और शेखावत खानदान की बहू तुम बन जाओ। सच सच बताओ, तुम्हें अहान ज़्यादा पसंद था या फिर उसका रुतबा, उसकी पावर? क्योंकि हर कोई जानता है कि बेशक से ठाकुर कितने ही रिच क्यों ना हो, लेकिन शेखावत के सामने तो वो कम ही है। और वैसे भी तुम्हारे डैड ने तो सब कुछ तुम्हारे भाई के नाम कर दिया। तुम्हारे पास तो ले देकर सिर्फ डिग्री है, वो भी शायद तुम्हारे किसी काम की नहीं। पैसों के लिए फंसाया ना तुमने अहान को। उसकी बात सुनकर जन्नत उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो ना जाने कितने ही वक्त से मनीषा की बकवास बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आज उससे वो बकवास बर्दाश्त नहीं हुई और वो गुस्से से चिल्लाकर बोली, हाँ, पैसों के लिए किया मैंने ये सब कुछ। मेरा काम है लड़कों को फंसाना और अहान के साथ भी मैंने यही किया। मेरी बहन से उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन मैं बड़ी ही चालाकी से जाकर मंडप में बैठ गई और कर ली मैंने अहान से शादी। और अब अहान क्या, पूरी शेखावत इंडस्ट्रीज और शेखावत एम्पायर मेरा है। तुम बताओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो प्रॉब्लम अपने पास रखो, क्योंकि तुम चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। अभी वो आगे बोल ही रही थी कि किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल जन्नत की आंखें बड़ी हो गई। इस टच को वो बहुत अच्छी तरह से पहचान सकती थी। वहीं उसके सामने खड़ी हुई मनीषा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने गहरी नज़रों से सुमित को देखा तो सुमित भी हल्का सा मुस्कुराया। अभी अभी कशिश भी वहाँ पर पहुँची और जब उसने ये सारी बातें सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अहान को देखकर वो समझ चुकी थी कि अब जन्नत और अहान के रिश्ते को शायद कोई भी नहीं बचा पाएगा। वहीं जन्नत ने अपनी रुकती हुई धड़कनों के साथ पलटकर पीछे की तरफ देखा तो अपने सामने अहान को देखकर उसका दिल धक सा रह गया। वहीं अहान इस वक्त उसे जिन नज़रों से देख रहा था, उन नज़रों में ही उसकी तकलीफ, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका गुस्सा, उसकी वो नफ़रत जो मोहब्बत से नफ़रत में बदली थी, वो सब महसूस हो रहा था। जन्नत कांपती आवाज़ में बोली, अहान, अहान, आप यहाँ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा और उसकी दर्द भरी चीख निकल गई। वो दर्द से कांप उठी थी और चेहरे से ज़्यादा इस वक्त उसे अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। वहीं मनीषा के चेहरे की डेविल स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। अहान जन्नत की तरफ देखते हुए बोला, मैंने सच में कभी ऐसा नहीं सोचा था जन्नत कि तुम इतनी गिरी हुई लड़की निकलोगी। पैसों के लिए इतना कुछ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म आनी चाहिए दूसरों की फीलिंग्स का मजाक बनाते हुए। शर्म आनी चाहिए दूसरों के दिल के साथ खेलते हुए। मैंने सुना था नागिन अपनों पर वार नहीं करती, लेकिन तुमने तो अपनों को भी नहीं छोड़ा, अपनी ही बहन को डस लिया, वो भी इस तरह से कि कोई समझ ना पाए कि आखिर हुआ क्या। बहुत शातिर निकली तुम, बहुत शातिर। लेकिन इतना कुछ करके भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा जन्नत ठाकुर। तुम्हें इतना कुछ करने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं देखता हूँ कि तुम कैसे शेखावत इंडस्ट्रीज़ पर अपना हक जताती हो। शेखावत इंडस्ट्रीज़ तो छोड़ो, शेखावत मेंशन में भी अगर तुम्हें कदम रखने दूँ ना, तो मैं भी अहान शेखावत नहीं। डिवोर्स पेपर है ये, इन पर साइन करके भेज देना। अगर नहीं भी भेजोगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ शादी ही नहीं मानता, तो डिवोर्स की तो मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं। ये बोलकर अहान ने वो डिवोर्स पेपर उसके मुंह पर फेंके और वहाँ से चला गया। जन्नत के कदम हल्के से लड़खड़ा गए और वो बस अपनी पलकें बार बार झपकाती हुई अहान को जाते देखती रह गई। गाइस, लास्ट में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। मैं आप सभी स्टोरी लवर को बताना चाहूँगा कि हमारे स्वीट सीजल चैनल पर हम चाइनीज़ ड्रामा स्टोरीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन करके वीडियो के साथ दे रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार स्वीट सीजल चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।